स्टूडेंट्स, आज हमारा प्लेन का जो अगला टॉपिक है वो है कंडीशन ऑफ टू लाइंस। कंडीशन ऑफ टू लाइंस किस चीज की? कि दो लाइन अगर एक ही प्लेन पे है तो उसके लिए हम क्या कंडीशन चेक करेंगे। आज का टॉपिक ये। अब हमारे पास यहाँ दो लाइंस हम कंसीडर कर लेते हैं, एक लाइन L1 और एक लाइन L2। लाइन L1 का एक पासिंग पॉइंट है A जिसका पोजीशन वेक्टर है A1, और लाइन L2 का एक पासिंग पॉइंट है B जिसका पोजीशन वेक्टर है A2। पोजीशन वेक्टर मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकाल रहे हैं। लाइन L1 की इक्वेशन है R A1 प्लस लैम्डा B1। B1 है इसका पैरेलल वेक्टर जो कि डॉटेड लाइन से यहाँ शो कर लिया हमने, और R है A2 प्लस म्यू B2। B2 मीन्स सेकेंड लाइन का पैरेलल वेक्टर। अब सबसे पहले आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए AB वेक्टर। तो AB वेक्टर जब हम निकाल रहे हैं तो कंडीशन हमारे पास है टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट में पोजीशन वेक्टर हो गया A2 और इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया A1। तो A2 माइनस A1 वेक्टर जो मेरे पास आ गया वो आ गया AB वेक्टर। अब देखिए, अगर आप V1 और V2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो हम ले रहे हैं वो वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्शन उसकी इनवर्ड और अपवर्ड दोनों साइड हो सकती है। तो AB क्रॉस B मतलब B1 क्रॉस B2 जो वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके? AB के। पर वो कब परपेंडिकुलर होगा AB के? जब L1 और L2 एक ही प्लेन पे होंगे। अगर L1 L2 एक ही प्लेन पे है और AB भी उसी प्लेन पे होगा, क्योंकि A1 और A2 उसी प्लेन पे मिलेंगे हमें, तो हमारे पास जो वेक्टर AB आने वाला है वो B1 क्रॉस B2 के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, क्योंकि ये वेक्टर B1 क्रॉस B2 क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर आने वाले हैं। अब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो AB वेक्टर की जो वैल्यू रख देंगे हम A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 ये रख दिया। तो ये हमारे पास जो कंडीशन जनरेट हो गई वो ये कंडीशन आ गई कि दो लाइंस कोप्लेनर कब होंगी। अगर ये कंडीशन 0 होती है तो मेरी दोनों लाइंस कोप्लेनर होंगी। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। प्लेन के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। अगर एक प्लेन तीनों एक्सिस को किसी इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है, जैसे कि एक्स एक्सिस को वो A इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है, तो उस टाइम उसके y और z कोऑर्डिनेट 0 होंगे, और पॉइंट B पे वो अगर प्लेन y एक्सिस को B इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है और इसी तरह से z को C इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है, तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? ये हमारा आज का टॉपिक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमने पढ़ा है कि एक्स वाई जेड की फॉर्म में स्टैंडर्ड इक्वेशन निकलती है प्लेन की, जो कि आपने नॉर्मल फॉर्म में भी देखी है कि नॉर्मल फॉर्म में भी प्लेन हमारा इस तरह से आ जाता है कार्टेशियन फॉर्म में, जब हम कार्टेशियन फॉर्म निकालते हैं। अब अगर ये मेरा प्लेन है जिसकी इक्वेशन मैं कैलकुलेट करता हूं, ये पॉइंट ABC इन तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं प्लेन की, यानी कि तीन इंटरसेप्ट पॉइंट्स, ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि प्लेन पर लाई कर रहे हैं। तो इसी तरह से मैं ABC तीनों पॉइंट्स को बारी बारी प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देता हूं। तो सबसे पहले पॉइंट A पुट करेंगे, तो पॉइंट A में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू A है और y और z मेरा 0 0 है, तो मैं 0 0 पुट कर दूंगा। यहां से कैपिटल A की वैल्यू निकाल देंगे और वो आ जाएगी माइनस d/a। तो अगर मैं A B C तीनों वैल्यूज निकाल लेता हूं, जो इस तरह से मैं पॉइंट B को सेटिस्फाई कराता हूं, और मेरे पास कैपिटल B की वैल्यू आ जाएगी माइनस d/a, क्योंकि d इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा और ये भी अपॉन में आ जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली मैं पॉइंट C को भी सेटिस्फाई करा देता हूं, जिसका z इंटरसेप्ट C है और y और z 0 0 है। ये आपको पता होना चाहिए कि 0 0 इसलिए क्योंकि ये इस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो यहां से C की वैल्यू आ जाएगी माइनस d/c। अब मैं जो मेरे पास प्लेन की इक्वेशन है उसमें A B C की वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो A की वैल्यू माइनस d/a, B की वैल्यू माइनस d/b और C की वैल्यू माइनस d/c
अच्छा ध्यान रखना ये एबीसी कैपिटल है और जो मैंने इंटरसेप्ट लिया है वो स्मॉल एबीसी में लिया है। तो डी यहां से कॉमन ले लेंगे तो आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है यहाँ पे कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन x by a प्लस y by b प्लस z by c इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट, अगर हमें एक पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है किससे, एक प्लेन से, तो डिस्टेंस क्या होगा वो कैलकुलेट करने के लिए आज का हमारा ये सेशन है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है प्लेन का। बाकी कुछ टॉपिक्स है हमारे जो प्लेन के हैं वो कट चुके हैं, जैसे कि एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन वो हमारा कट चुका है। तो अब ये हमारा लास्ट टॉपिक रह गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी एक टॉपिक था, वो भी कट चुका है, तो ये इसलिए फाइनल टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट। अब हमने क्या किया, एक प्लेन है हमारे पास पाई1, ध्यान से देखना क्योंकि काफी कुछ लिखा हुआ है तो साथ साथ बताता हूँ। एक प्लेन है हमारे पास पाई1, इस पाई1 प्लेन का मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है किससे, पॉइंट पी से। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब हमने क्या किया, पॉइंट पी जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, यानी कि ओपी जो वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ये हमने कितना ले लिया, यानी कि ओपी की लेंथ कितनी है हमारे पास, वेक्टर ए इसका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट पी का डिस्टेंस निकालना है पाई1 से, जिसकी इक्वेशन मैंने ली है r डॉट n इक्वल टू डी। अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो n है ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो d जो लिया है मैंने, d डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है यहाँ पर, ये एक जस्ट प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है, अब मैंने एक सेकंड प्लेन पॉइंट P से पास होने वाला एक प्लेन बना लिया जो कि पैरेलल है किसके, पाई2 के, यानी कि पाई2 एक प्लेन बना लिया जो कि पाई1 के पैरेलल है। ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो डिस्टेंस जो यहाँ P से मैं निकाल रहा हूं Q तक, वो डिस्टेंस AB के बराबर ही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है। इट मींस मेरा जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो क्या है, AB। तो मुझे AB डिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट करना है, क्योंकि PQ और AB बराबर होंगे। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि O से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, किसके ऊपर, प्लेन P2 के ऊपर। तो O से इस पे एक नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो उस नॉर्मल के लिए इस पाई2 की पहले तो हम इक्वेशन देख लेते हैं। जो प्लेन हमने पैरेलल ड्रॉ किया है वो हमने लिए है r डॉट n कैप d1। अब यहां पर आप समझ सकते हैं जो n कैप है वो एक यूनिट वेक्टर कंसीडर किया आपने, तो d1 क्या होगा यहाँ पर, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि d1 इसका क्या हो गया, OA की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, d1 डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये जो मैंने प्लेन लिया वो नॉर्मल फॉर्म में लिया, तो OA का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा मेरे पास, n कैप। OA का यूनिट वेक्टर क्या है मेरे पास, n कैप। और जो यहां पर d1 हो गया, d1 इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो गया। d1 क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन किसका, प्लेन पाई2 का। और दोनों प्लेन पैरेलल प्लेन है, मैंने बता दिया जैसे कि आपको। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई2 इन पॉइंट फॉर्म निकाल लेते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास ये है जो कि नॉर्मल फॉर्म में हमने पाई2 की मानी। अब पॉइंट फॉर्म में अगर मैं निकालूं तो r माइनस ए इंटू इट्स नॉर्मल वेक्टर। अब यहाँ नॉर्मल वेक्टर यहाँ यूनिट वेक्टर ही लिया गया, तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया जो कि मुझे यहां से मिल गया प्लेन की इक्वेशन से। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो मेरे पास जो डिस्टेंस आ गया है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन d1, वो आ जाएगा a डॉट n कैप, सॉरी n कैप, यानी कि मेरे पास जो यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन d1 आ रहा है वो क्या कैलकुलेट कर लिया मैंने, d1 इक्वल टू a डॉट n। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मतलब OA की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो OA आपके पास यहाँ पे कितना आ गया है, a वेक्टर इंटू में यूनिट वेक्टर ऑफ OA। अब मैं यहाँ पे इस वेक्टर को कंसीडर करता हूं
मेरे पास पाई वन की जो इक्वेशन है वो है r डॉट एन वेक्टर डी। ये डी जो है मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है, क्योंकि ये एक से प्लेन है पर नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब मेरे को डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बनाना है इस डी की टर्म्स में, तो मैंने क्या करा, एन के यूनिट वेक्टर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो एन के यूनिट वेक्टर से अगर डिवाइड कर दिया तो इट मीन्स पहली बात तो आप ये समझिए, यहां जो इक्वेशन बन गई डी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर, ये वाला नॉर्मल वेक्टर एन, तो ये आ गया मेरा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओबी। ओबी क्या है मेरे पास, पाई वन के लिए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओबी मेरे पास आ चुका है डी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। तो मेरे को ये भी मिल गया कि ओबी डिस्टेंस कितना होगा, ओए भी मिल चुका है मुझे। अच्छा, अब ओए में जो मेरे पास यूनिट वेक्टर एन क्या है उसको मैं चेंज कर सकता हूं, क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर है एन कैप ये पूरे के पूरे ओए और ओबी के लिए एक ही रहेगा। तो मैंने क्या करा, इस यूनिट वेक्टर एन कैप की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि ये भी तो यूनिट वेक्टर ही निकला है, किसका, ओबी का। तो ओबी का जो यूनिट वेक्टर है वो एन कैप ही है, तो एन कैप को मैंने रिप्लेस कर दिया। अब आप समझिए यहाँ पे ओबी और ओए आप निकाल चुके हो, और आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो निकालना है आपको पॉइंट और प्लेन में वो है एबी। तो एबी कितना आ जाएगा मेरे पास, ओबी माइनस ओए। अब ओबी की वैल्यू ऑलरेडी आपने अभी यहाँ पे कैलकुलेट की है, डी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन पुट कर दीजिए, और माइनस आपके पास ओए की वैल्यू है जो कि अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी, ये ओए की वैल्यू आपके पास, ओए की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ जो एन यहां लिखा है, मोड ऑफ नॉर्मल वेक्टर, वो आपका एलसीएम आ जाएगा। अब ये जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा ये वाला आएगा आपके पास डी माइनस ए डॉट एन, लेकिन मैग्नीट्यूड में है तो आप माइनस प्लस चेंज कर सकते हैं साइन को कॉमन लेके। तो आप यहां पे क्या करेंगे कि ए डॉट एन को आगे लिख लीजिए, माइनस डी को पीछे लिख लीजिए। फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोड में है तो आंसर पॉजिटिव ही आना है, तो आप किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव ले सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखा जाता है, बुक में ऐसे लिखा हो तो हम भी इस तरह से लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट हो चुका है किस चीज के लिए, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट। अगर एक पॉइंट से मैं किसी प्लेन का डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसी को आप वैल्यूज रख देंगे तो ये हमारा किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एन की वैल्यूज पुट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जैसे मान लेते हैं डेरिवेशन किसी को नहीं भी समझ में आई, तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसमें क्या क्या चीजें लेनी है मुझे। एन क्या होगा, मेरा जो प्लेन है, जो प्लेन मुझे गिवन है जिससे मैं पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहा हूं, एन है उसका वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, उसका नॉर्मल वेक्टर एन हो गया, और डी उसका इस साइड आने वाला कांस्टेंट हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है, ध्यान रखना, ये कांस्टेंट है जो इस साइड बचेगा। तो डी मेरे को कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी, और एन मेरे पास ऑलरेडी नॉर्मल वेक्टर है, और ए होगा मेरे पास पासिंग पॉइंट, जो मैं पासिंग पॉइंट वहां पे कंसीडर कर रहा हूं, और नॉर्मल वेक्टर का ही मोड से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट। तो आज हमारा लास्ट सेशन था प्लेन का, प्लेन यहाँ पे खत्म हो गया, और प्लेन के बाकी टॉपिक्स जो है वो आपके कट चुके हैं सिलेबस से, सीबीएसई के। तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि 12th के सिलेबस के हिसाब से प्लेन आज खत्म हो गया। ठीक है।